Good morning, friends. Welcome to Bhagwati Teacher Training College, Gangapur City, virtual classes. भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजयराज त्रिवेदी बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में आपके समक्ष अब तक कई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिनमें हमने अनेक कौशलों के बारे में चर्चाएं की, जिनमें हमारा उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट कौशल, प्रश्न कौशल, ठीक है, प्रदर्शन कौशल, इस प्रकार हमने अनेक प्रकार के कौशलों के बारे में चर्चा की। अब हम अंतिम कौशल की ओर पहुंच चुके हैं और हमारा अंतिम जो कौशल है वो है इंटीग्रेटेड स्किल। इंटीग्रेटेड स्किल का मतलब ये हो गया कि जितने भी कौशल हमने सबने पढ़े हैं उन सब कौशलों को रिप्रेजेंट करते हुए एक पाठ योजना अंत में बनाई जाती है। आपको अपने दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के संदर्भ में ये बनानी है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बनती है, थोड़ा समय लेती है। मैं रोजाना एक विषय की लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। आज मैं शुरुआत हिंदी से कर रहा हूँ। आप इसका पूर्ण लाभ उठाएं। लिखने का तरीका, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले अपनी पेन कॉपियाँ अपने साथ रखें, क्योंकि आपको इसी तरह से उतारती जानी है, इसी तरह से लिखते जाना है जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये समझने से ज़्यादा अभी लिखने का काम ज़्यादा है। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन है। सब कौशलों को मिला करके इसमें एक समेकित पाठ योजना बनाई जाती है। आज मैं आपके सामने जिस कौशल के साथ आया हूँ, इस कौशल में सबसे पहले दिनांक, विषय, कालांक, कक्षा, प्रकरण, समय अवधि आदि के बारे में लिखा जाता है। जैसे आज हम दिनांक आपकी डाल देते हैं 3, 10, 20। कक्षा हमने जैसे 7 डाल दी, विषय हमारी हिंदी हो गई, प्रकरण हमारा प्रेरक प्रसंग हो गया। ये हमारा प्रकरण है, ये मैंने पहले लिख दिया है, लेकिन आपको ये बोर्ड पर कॉपी में आप पहले लिख सकते हैं नोट करते समय पर, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कब लिखना है वो आपको पता है, तो ये आपको प्रस्तावना प्रश्नों के बाद लिखते हैं बोर्ड पर। कालांक आपका जैसे मान के चलिए ये दूसरा कालांक हो गया। समय अवधि लिखी हमने 10 से 12 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिएगा हमको, तो इसलिए 10 से 12 मिनट का हमारा समेकित कौशल होता है। समेकित कौशल को जो बनाया जाता है तो सबसे पहले उद्देश्यों को लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है शिक्षण निरुद्देश्य प्रक्रिया नहीं है। तो हम उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़े से उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो मैं इनको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आपके बोर्ड पर सही तरीके से लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। आपको इस तरह का ये डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है। इस डायग्राम में एक तरफ आपको उद्देश्य लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अंग्रेजी में एमसी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में अंग्रेजी में से एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस के नाम से जब अंग्रेजी की पाठ योजना बनाई जाएगी तब अंग्रेजी में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम हिंदी विषय की पाठ योजना बना रहे हैं, इसलिए हिंदी विषय पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि उद्देश्यों की संख्या 7 मानी गई है, और उन 7 उद्देश्यों में से हम 5 उद्देश्यों को यहाँ पर लिखते हैं। छठा उद्देश्य क्रिएटिविटी हम नहीं यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो उद्देश्यों की संख्या है, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा अभिरुचि और 5वां अभिवृत्ति। ठीक है, जब हम ज्ञानात्मक की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको पढ़कर के सुना दूं। छात्र प्रकरण, और यहाँ पर आपको पूरे प्रकरण का नाम लिखना है, जो भी प्रकरण है आपका, उस प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु एवं भाषा तत्वों का प्रत्ययस्मरण में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। प्रत्ययस्मरण में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। ये सब मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल में विस्तृत रूप से समझा चुका हूँ, आज मैं इन पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब बोधात्मक है। अब बोधात्मक का मतलब होता है कि हम कई बार हिंदी में अर्थ ग्रहण भी कह देते हैं, अर्थ ग्रहणात्मक।
बी कह देते हैं। ठीक है, तो छात्र प्रकरण प्रेरक प्रेरक प्रसंग, अब जो भी आपका प्रेरक प्रकरण है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। छात्र प्रकरण की विषय वस्तु को सुनकर व पढ़कर, क्योंकि अर्थ ग्रहण करने के लिए या तो सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, सुनकर व पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे और जो उसमें पाठ में आए हुए भाषा तत्व है उनको समझ सकेंगे। ठीक है, अगला है हमारा अभिव्यक्ति। जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो छात्र प्रकरण प्रेरक प्रसंग की विषय वस्तु की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दे सकेंगे। यानी आउटपुट हम केवल दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो मुंह से बोलकर या हम लिख करके। ठीक है, अभिरुचि छात्र प्रकरण प्रेरक प्रसंग के माध्यम से अन्य प्रकरणों में, साहित्यकारों में, साहित्य की विभिन्न विधाओं में, साहित्य से संबंधित और भी अन्य कार्यों में रुचि रख सकेंगे। क्योंकि मैंने छोटा सा लिखा है, अभी आपको छोटा ही लिखना है। और अभिव्यक्ति छात्र प्रकरण प्रेरक प्रसंग के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। द स्टूडेंट वुड बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो है ये हमारे उद्देश्य लेखन हो गए। इस उद्देश्य लेखन को आप अपनी कॉपी में आराम से उतार सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपका व्हाइट बोर्ड साफ करूंगा और फिर अगले स्टेप पर जाऊंगा। तो यहाँ तक आपके संदर्भ में कोई समस्या हो तो बताओ। ये आपको उद्देश्य सभी विषयों में लिखने हैं, ये नहीं ना हिंदी में लिखना है। ये जरूर है, अन्य विषयों में तो थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। आप जो है इनको उतार लें। इनके संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो, डाउटेबल हो मन में, तो आप बैठ के पूछ सकते हैं। तो उद्देश्य लेखन के बाद जो अगला स्टेप है, उस स्टेप में आपको सबसे पहले लिखनी है सहायक सामग्री। यानी पढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी, एक श्यामपट्ट दिएगा या व्हाइट बोर्ड दिएगा। संकेतक अर्थात इशारा करने के लिए जो डंडी हमारी होती है संकेतक, उसका आवश्यकता होगी। खड़िया या श्वेत वर्दी का अर्थात ब्लैक बोर्ड है तो हमें लिखने के लिए चौक की आवश्यकता होगी, जिसे हम हिंदी में श्वेत वर्दी का या खड़िया के नाम से पुकारते हैं। डस्टर चाहिएगा। डस्टर का मतलब है साफ करने वाला, ये डस्टर, इसे हिंदी में झाड़ू कहते हैं। पुस्तक चाहिए भी हिंदी में, और किसी विषय में पुस्तक नहीं चाहिए लेकिन भाषा में पुस्तक की आवश्यकता होती है। तो अंग्रेजी हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, उसको पढ़ाते समय पर पुस्तक की आवश्यकता होती है आदर्श वाचन के लिए, क्योंकि हम पुस्तक की सहायता लेते हैं। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आज का प्रेरक प्रसंग है, तो हम महापुरुषों के संबंध में पढ़ा रहे हैं। तो जिस महापुरुष से संबंधित प्रेरक प्रसंग हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम उसके चित्र या उससे संबंधित एक दो महापुरुषों के चित्र होने चाहिए। ठीक है, आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित चित्र आपको वहां पर ले जाने होंगे। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्व ज्ञान, जो कि प्रस्तावना का एक स्टेप है। तो पूर्व ज्ञान में हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लो आज के संदर्भ में मैं प्रश्न जो पूछने वाला हूँ, राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मैंने जो बच्चे के बारे में जानता है, यानी इन प्रश्नों से पहले का जो उत्तर है वो मैंने लिख दिया है। छात्र राष्ट्र व राष्ट्रभक्ति जैसे संपत्तियों से पूर्व परिचित है, और उसके बाद में आपको प्रस्तावना का डायग्राम बना देना है। और इसमें आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4, इस तरह से आपको ये 4 प्रश्नों के बारे में डायग्राम बना देना है। अगर शाम पर कार्य आता है तो सामने लिख देंगे, नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि काम आए, खाली पड़ा रहेगा। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शाम पर कार्य। अगर आप यहाँ लड़की है तो छात्राध्यापक की जगह अपने आप छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रस्तावना बनाएंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो अब ये आप उतार लेना, ये उतारने के बाद ये डायग्राम बनाना है आपको 4 प्रश्नों का। ठीक है, तो अब उसके बाद हम प्रस्तावना कौशल का निर्माण करेंगे। तो जो प्रस्तावना कौशल है वो इस तरह से बनाया जाएगा। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने हमारे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न क्या होगी, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया हो गई, ये विद्यार्थी क्रिया हो गई। अगर शाम पर की आवश्यकता पड़ी तो हमने यूज लिया, नहीं लिया तो खाली छोड़ दिया। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया है कि भारत, अमेरिका, जापान आदि क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्र अथवा देश। तो ये जो मेरा उत्तर आया है वो अपने प्रश्न में आना चाहिए। आगे देखो, राष्ट्र देश की उन्नति हेतु हमें किस भावना की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा आदि की भावना। तो ये जो उत्तर आए ये मेरे यहाँ आने चाहिए। तो ये मेरे देखो यहाँ आ गए, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति मैंने यहाँ लिख दिया। राष्ट्रभक्ति अथवा देशभक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो आगे महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों से। ये प्रेरक प्रसंग आ गया, मैंने इसको यहाँ ले लिया। महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक प्रसंग के विषय में आप
क्या जानते हैं? नहीं जानते तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा। एक अच्छी प्रस्तावना में मैंने प्रश्नों की संख्या 3 से 4 बताई थी, तो मैंने 4 प्रश्नों में ही मेरी प्रस्तावना को समाप्त कर दिया है। इसके बाद ये नीचे लिख दिया जाएगा उद्देश्य कथन कि आज हम प्रेरक कथन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक का ये इनिशियल प्रारंभिक लेसन हो गया। इसके बाद में जो कक्षा में पढ़ाया जाएगा उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हिंदी में कुछ अलग स्टेप होते हैं अन्य विषयों की तुलना में, तो थोड़ी मेहनत से पढ़े हम तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब ये आप बता लीजिए, इसके बाद में पूरा डायग्राम चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो भाग है 1 2 3 4 की जगह ये 4 भागों में बन जाएगा। अब इसकी जगह पॉइंट बदल जाएंगे, वो हम देखते हैं अब क्या क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये उतार दीजिए। तो अब हम विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की तरफ चले गए हैं। इस विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियां की जाती है पाठ को पढ़ाने के लिए, और उन क्रिया विधियों को हमें एक दिन पूर्व में ही तैयार करना होता है। इसलिए ये जो पाठ योजना है आपकी, ये भविष्य काल के दृष्टिकोण से बनेगी। इसकी जो भाषा होगी वो भविष्य काल की होगी। ठीक है, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आप उतारते जाना, आपको समय दूंगा, आप यूज करके जो उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु होता है वह होता है आदर्श वाचन। यह शिक्षक के लिए होता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसमें जो आपको लिखना है वो लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों के समझ उचित आरोह अवरोह यति गति आदि का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का आदर्श वाचन करेगा। पुस्तक पकड़ते समय पर एक बात का ध्यान रखें, पुस्तक पकड़ने का तरीका यह है कि ये 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों का ही सहायता हमें लेनी है। तो ये 3 उंगलियां हैं, ये पाठ के पीछे चली जाएंगी। देखो मैं एक पुस्तक लेके आया हूँ, यहाँ पे सामने पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और इस तरह से आपको ये पकड़नी है। इस तरह से जब आपकी 3 उंगलियां तो पीछे हैं और 2 उंगलियां आपकी आगे हैं, और इनको 45 डिग्री के एंगल पर यूं पकड़ करके आपको पुस्तक को पढ़ना है, ताकि एक निगाह आपकी बच्चों की तरफ रहे और दूसरी निगाह आपकी किताब की तरफ रहे। ऐसा ना करो कि आप अपनी आंखों के आगे कर लें और क्लास दिखाई ना दे। तो ये बात का ध्यान रखें कि पढ़ते समय पर पुस्तक 45 डिग्री के एंगल पर आपके साथ में हो। ठीक है, 3 उंगलियां पीछे हो और 2 उंगलियां आगे। ठीक है, अंगूठा और लास्ट वाली उंगली आगे और पीछे की मध्य की 3 उंगलियां हैं वो पीछे। ये पुस्तक पकड़ने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसे कहते हैं आदर्श वाचन। इसमें फिर जो विद्यार्थी क्रियाएं क्या होंगी, विद्यार्थी जब अध्यापक पढ़ रहा होगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, जब अध्यापक आदर्श वाचन करेगा तो विद्यार्थी उस आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो इसमें पर अध्यापक जब पुस्तक पढ़ रहा है तो श्याम पट पर कुछ कार्य करेगा नहीं करेगा, इसलिए श्याम पट का जो कॉलम है वो खाली रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। आपको नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना, आपको इसके नीचे लिखता जाना है, आदर्श वाचन के नीचे ही लिखते जाना है नंबर वाइज। ठीक है, अब नंबर 2 पर जब हम जाते हैं तो नंबर 2 आ गया हमारा अनुकरण वाचन। ठीक है, अनुकरण वाचन की जब बात करें तो लिखेंगे छात्राध्यापक कक्षा के कतिपय का मतलब होता है कुछ 4-5 छात्रों से पढ़ाई गई विषय वस्तु का अनुकरण वाचन का निर्देश देगा। यानी आपको क्या करना है, कक्षा के छात्रों को एक एक करके जितनी विषय वस्तु आपने 8 या 10 लाइन की जो पढ़ाई है उसको अनुकरण यानी जैसे अध्यापक ने पढ़ी है ठीक वैसे ही पढ़ने का निर्देश देगा। विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम निर्देश देगा, तो जिनको निर्देश देगा उनको क्या करेंगे, निर्देशित छात्र अनुकरण वाचन करेगा। जिसको निर्देश दिया गया वो क्या करेगा, अनुकरण वाचन करेगा। शेष ध्यान पूर्वक
सुनेंगे। ठीक है, यानी जिनको निर्देश दिया गया वो उसको पढ़ेंगे और जो शेष बालक है वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो 2 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। पहले अध्यापक पढ़ेगा, फिर कक्षा के 4-5 छात्र पढ़ेंगे। ये हिंदी की विषय वस्तु की बात चल रही है। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ। हमारा जो श्याम भट्ट पर कोई काम नहीं होना है, क्योंकि वह किताब के दौरान का चल रहा है, इसलिए अब तीसरा आ गया। तीसरा है अशुद्धि संशोधन। तीसरा है आपका अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में क्या लिखना है यहाँ पर आपको? छात्र अध्यापक छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन के दौरान किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों का अशुद्धि संशोधन श्याम भट्ट की सहायता से कराएगा। श्याम भट्ट की सहायता से कराएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे छात्र अशुद्ध उच्चारित शब्द का शुद्ध उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब श्याम भट्ट में यहाँ लिखना है आपको अशुद्ध और शुद्ध। 1 2 3 4 और ये लिख देना संभावित, क्योंकि पता नहीं है कौन सा करेगा, तो जो संभावित लिखने हैं आपको 2 4 3 4 शब्द। तो और जरूरी नहीं है कि जो आपने श्याम भट्ट पर लिखे वही शब्दों को बच्चा अशुद्ध बोलेगा, उनके अलावा भी और शब्दों को अशुद्ध बोल सकता है। इस अशुद्धि संशोधन का उद्देश्य बच्चे का जो उच्चारण है उसको शुद्ध कराना। इसमें आपको यहाँ जो आपकी क्रिया है इसमें लिखेगा अध्यापक छात्रों की, ये लिखेगा नहीं, कक्षा में भी करना है। तो अध्यापक छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन के दौरान, यानी जिन 4 छात्रों से आपने पुस्तक वाचन करवाया था उनके द्वारा जो जो शब्दों को अशुद्ध बुलवाया गया उनको श्याम भट्ट पर लेकर के और उन्हीं बच्चों से शुद्ध उच्चारित करना है और शुद्ध उच्चारण तुम्हें बताना है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण आप बताएंगे, फिर आपका अनुकरण करते हुए बच्चा उनका शुद्ध उच्चारण करेगा। ऐसी प्रक्रिया को हम अशुद्धि संशोधन कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। पहला आदर्श वाचन, दूसरा हो गया अनुकरण वाचन, तीसरा हो गया अशुद्धि संशोधन। मैं साफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हिसाब करना है। आप 3 के नंबर 4, 4 के नीचे 5 ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर जाते हैं, वो है चौथा हमारा, इसको हटा रहा हूं मैं। चौथा जो स्टेप है हमारा वो है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा 1-2 स्टेप के साथ मैं आपको बता दूंगा। छात्र अध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों को विभिन्न विधि प्रविधि की सहायता से सरल करेगा। सरल कर दो, स्पष्ट करेगा। ठीक है, छात्र कठिन शब्दों की व्याख्या को समझ सकेंगे। ठीक है,
यहाँ शाम पट पे कटे शब्द आ जाएंगे आपके। ठीक है, चार्ट बना करके लगाना है आपको। क्या बना के लगाना है? चार्ट। चार्ट बनाना है तो इसमें स्टेप कितने होते हैं? पहला तो आ जाएगा आपका यहाँ, जैसे मैं एक शब्द बता रहा हूँ, केवल एक ही दिया ही है, दो शब्द बता रहा हूँ। यहाँ तो आ जाएगी आपकी क्रम संख्या, यहाँ शब्द आ जाएगा, यहाँ अर्थ आ जाएगा, ये विधि आ जाएगी और ये शाम पट आ जाएगा। इस तरह से आपको ये समझाना है। जैसे क्रम संख्या एक ले लिया, शब्द जैसे आ गया विद्यालय, अर्थ में डाल दिया पाठशाला, विधि में डाल दिया आपने जैसे संधि। ठीक है, आ धन आ बराबर आ। ठीक है, इसी तरह से आप जो है और भी शब्दों को ले सकते हैं। एक ले लेते हैं अनुगामी। अनुगामी का मतलब होता है पीछे चलने वाला। विधि में डाल दिया हमने यहाँ उपसर्ग, ये हो जाएगा अनुधनगामी। अनु का मतलब हो गया पीछे और गामी यानी चलना। ठीक है, इस तरह से आपको 4-5 शब्दों को एक चार्ट के टुकड़े पर अच्छी तरह से फ्रेम करके और शाम पट पर चिपकाना है और उसकी घड़ी डाल देनी है। एक बॉर्डर से चिपका देना और उसके बाद में आपको उसको घड़ी डाल के लगाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप उसको चिपकाने के लिए ब्लैक चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों तरह के बोर्ड अवेलेबल हैं। अगर आप ब्लैक चार्ट ले रहे हैं तो व्हाइट पेन से लिखना है, अगर आप व्हाइट चार्ट ले रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो उसे आप चिपका सकते हैं। आजकल क्योंकि व्हाइट बोर्ड चल रहे हैं, हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ये वाला बोर्ड मान लें, और ये आपको पूरा टुकड़ा उठा करके यहाँ पर चिपकाना है इस जगह पर, और चिपकाने के बाद इसको मोड़ना है। तो आपके 3 स्टेप की जगह 4 स्टेप हो चुके हैं। ठीक है, अब हम 5वें स्टेप की बात करते हैं। इसको हटा रहा हूं, देखिए 4 हो गए हैं यहाँ पे। अब 5वें स्टेप की जब हम बात करते हैं, पहला कौन सा था? आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा था आपका अशुद्धि संशोधन, चौथा हो गया आपका काठिन्य वर्ण, और पांचवा जो आपका लास्ट है वो है आपका मौन वाचन या मौन पठन। ठीक है, साथ साथ लगभग कक्षा के सभी विद्यार्थियों से विषय का मौन वाचन करने का निर्देश देगा। स्वयं कक्षा का घूमकर निरीक्षण करेगा। ठीक है, सभी छात्र विषय वस्तु का मौन वाचन करेंगे। ठीक है, शाम करेंगे। इस प्रक्रिया में बच्चा मन ही मन में विषय वस्तु को पढ़ते हुए इसका अर्थ ग्रहण करना सीखता है। इसका उद्देश्य यही होता है। 5वां जो स्टेप है आपका समेकित कौशल में, वो फिलहाल मैंने लिया है मौन वाचन। मौन वाचन में क्या करते हैं? छात्र अध्यापक कक्षा के सभी विद्यार्थियों से विषय वस्तु का बिना होठ हिलाए, मन ही मन, बिना आवाज किए मौन वाचन करने का निर्देश देता है, और स्वयं कक्षा में चारों तरफ घूम करके निरीक्षण करता है कि कोई ऐसा तो नहीं बच्चा जो पढ़ नहीं रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्र विषय वस्तु का मौन वाचन करेंगे, क्योंकि इस समय पर दोनों पढ़ रहे हैं, कक्षा में अध्यापक घूम रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शाम पर कोई कार्य होना ही नहीं है। तो ये आप उतार सकते हैं क्लोज करके। तो आपके समझ में आ गया होगा। 5वां स्टेप हो गया। अब हम लास्ट 6ठे स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, छठा जो स्टेप है हमारा वो है विश्लेषण बोध प्रश्न। ठीक है,
अब इस गोल प्रश्न में छात्र अध्यापक पढ़ाई गई विषय वस्तु के गोल व विश्लेषण हेतु छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा। ठीक है, निर्देशित छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको आ जाएगा प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आपको 4-5 प्रश्न या बच्चों से पूछने हैं, विषय वस्तु में से बनाने हैं आपको। ठीक है ना, किसमें से बनाने हैं? विषय वस्तु में से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 4-5 प्रश्न बनाने हैं तो विषय वस्तु में से, और उनके उत्तर यहाँ इसके सामने लिखने हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको नीचे से बंद कर देना है। आपकी बात योजना यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, समझदारी होगी ना मेरी बात को। विषय वस्तु में से मैं प्रश्न नहीं बना रहा हूँ, आप अपनी विषय वस्तु में से सरल प्रश्न बना सकते हैं। जो पढ़ाई विषय वस्तु है उसमें से आपको 4 या 5 प्रश्न बनाने हैं, तो आपको 4-5 प्रश्न बनाकर यहाँ लिखने हैं, और उसके बाद में आपको उनके उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। अब ये आप उतार लेना, यहाँ पर अपनी पाठ योजना खत्म हो रही है और लास्ट और अंतिम विषय बचा है, वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूँ, ये पूरा खत्म हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण सब खत्म है। उसके बाद लाइन बंद हो गई है, नीचे से लाइन बंद अगर हो गई है इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा आपके जो है हमारी पाठ योजना यहाँ खत्म हो गई है। इसके बाद में आपको यहाँ मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। कौन से प्रश्न बनाने हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन जो प्रश्न है वो आपको विभिन्न प्रकार के बनाने हैं। जैसे आपने लिख दिया बहु विकल्पात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें एक से अधिक उत्तर चूज करने वाले हों, एवरेज वाले। ठीक है, पहला प्रश्न, और ये मैंने यहाँ प्रश्न पहला प्रश्न लिख देना है। इसके ऑप्शन आ जाएंगे ए, डे, से और ये दे, और इसका सही उत्तर यहाँ लिखना है। ऐसे दूसरा प्रश्न बनाना है, ए, बे, से और ये दे। ठीक है, 2 प्रश्न तो ये बना देने हैं आपके, समझ में आ गए होंगे। 2 प्रश्नों के बाद में फिर आपको बना देंगे या रिक्तस्थान की पूर्ति करो या हाँ ना भरो। ठीक है, और इसमें से भी आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। जैसे आपने प्रश्न दे दिए 1 और ये 2। ठीक है, और अंतिम 5वां प्रश्न है वो आपको लेना है। 4 प्रश्न हो गए आपके, अब अंतिम जो 5वां प्रश्न है आपका वो आपको अति लघुत्रात्मक लेना है, यानी एक लाइन में इसका उत्तर आ जाए। यानी यह डालते हैं अति वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अर्थात एक प्रश्न लिखना है जिसका उत्तर को बताना है। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। 5 में से 2 प्रश्न कौन से होने चाहिए? एवरेज वाले, 2 प्रश्न रिक्तस्थान वाले और 1 प्रश्न अति लघुत्रात्मक। 5 प्रश्नों का आपको ये करना है। ये रफेट पलट पर लेकर करके क्लास में पहले से ही ले जाए जाते हैं, लेकिन अभी ये क्लास में आएंगे तो बताएंगे कि ज़्यादा पाठ योजना बनानी है। और अंत में आपको डालना है गृह कार्य, और गृह कार्य में एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन केवल देना है। इस तरह से ये आपको समेकित पाठ योजना के बारे में हमने चर्चा की। आज हिंदी के बारे में आपको लग गया होगा तो इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं दूसरी विषय की नहीं बना पा रहा, केवल एक ही विषय की बना पा रहा हूँ। कल हम गणित की भी लेंगे, आर्ट वालों के लिए आज हिंदी की हो गई, एक समाज विज्ञान की भी ले लेंगे। इस प्रकार से हम 4-5 दिन में 4-5 पाठ योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक दिन हम विज्ञान की भी बना लेंगे, एक गणित की बना दूंगा, एक समाज विज्ञान की और बना दूंगा, और एक दिन अंग्रेजी की भी बना लेंगे। इस तरह से 5 पाठ योजनाओं का मैं आपको माइक्रो टीचिंग का माध्यम से समझा दूंगा। आप इनको समझने का प्रयास करें ताकि भविष्य में आपके काम आ सके।
मैं आपसे आशा ही नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने जब मेरे माइक्रो टीचिंग के वीडियो देखे तो लगभग सभी छात्र इनको नहीं देख रहे हैं, इनके व्यूज भी कम आ रहे हैं, कमेंट भी कम आ रहे हैं। आपका नुकसान है अगर नहीं देखेंगे तो। आप ये भी ध्यान रख लीजिए, मेरा नुकसान नहीं है, आप लोगों का ये नुकसान है। हमारा काम प्रयास करना है, आपका काम इसका लाभ उठाना है। तो कोई भी प्रकार की कमी हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। कल हम नए विषय के साथ नए विषय के नए प्रकरण को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कल हम गणित का ही प्रकरण चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।